अब हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ। और ग्राफ के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार का ग्राफ देखते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जिसमें से पहला होगा दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। और सेकंड नंबर है विस्थापन समय ग्राफ। सेकंड नंबर क्या है? विस्थापन समय ग्राफ। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ। और चौथा होगा वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। तो 4 ग्राफ है। ऐसे 3 इसलिए बोले हम क्योंकि चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ एक ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, एक जगह पे केवल, बाकी एक ही है। एक ग्राफ से डिफरेंस है बस। चलिए, तो इसलिए हम 3 बोल दिए। तो हेडिंग कर लीजिए आप लोग ग्राफ। और ग्राफ में भी कौन सा ग्राफ? दूरी समय ग्राफ। तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं दूरी समय ग्राफ पे। तो सब लोग हेडिंग कर लिए होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसे हम लोग एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। कौन ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। ठीक है, चलिए। और अगर हम एक्सटी ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो वह ग्राफ इस तरह बनता है। देखिए, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है दूरी का। ये लाइन किसकी है? दूरी का। ये किसकी है? समय का। हम मान लेते हैं इनिशियल डिस्टेंस कितना है? S1। और फाइनल डिस्टेंस कितना है? S2। ठीक है। और इनिशियल टाइम कितना है? T1। और फाइनल टाइम कितना है? T2। अब सुनिए थोड़ा सा, जो ये एंगल होता है, ये एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। इसी पे सब डिपेंड है। सुनिए कैसे। अगर इस एंगल में हम लोग tan लगा दें, अर्थात tan थीटा, इसी को बोलते हैं स्लोप, जिसको आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे m इक्वल tan थीटा। मैथ में आप पढ़ते होंगे m इक्वल tan थीटा हाई स्कूल में। तो यही चीज है स्लोप, जिसकी हिंदी होती है ढलान या झुकाव। स्लोप की हिंदी क्या होगी? ढलान या झुकाव। अब सुनिए थोड़ा ग्राफ के बारे में। जो टाइम है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लिया जाएगा। चाहे वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे जो भी ग्राफ हो, उसमें टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में ही लेंगे। ठीक। और बाकी जो बचेगा वो कौन सा एक्सिस में हो जाएगा? वाई एक्सिस में। जैसे यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस वाई एक्सिस में। और ये जो लाइन है, ये लाइन, इसी लाइन को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और स्लोप निकालने का फार्मूला आप लोग मैंने पढ़े होंगे। क्या? m इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। वाई देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या प्राप्त होता है। चलिए, तो अगर हम देखें तो m इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 प्लेस पे क्या है? वो f2। तो ये हो जाएगा f2 माइनस y1 प्लेस पे s1
अपान x2 के स्थान पे t2 और माइनस क्या हो जाएगा t1 यम इक्वल हो जाएगा f2 माइनस h1 मतलब दूरी में परिवर्तन, और दूरी में परिवर्तन मतलब क्या लिख देंगे डेल्टा s, और t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t, और डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं चाल। अर्थात डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है चाल मतलब स्पीड। ये m इक्वल क्या हो गया v, m इक्वल क्या हो गया v, मतलब ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है वो स्पीड की, किसकी स्पीड की, ध्यान रखिएगा। और यम इक्वल tan थीटा भी होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल v, tan थीटा इक्वल v भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं। तो अब ये बात जान गए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है स्पीड। चलिए कंडीशन देखते हैं पहले इसकी, तो इसको मिटा देते हैं और कंडीशन नंबर फर्स्ट हेडिंग कर लीजिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट हेडिंग करेंगे, जब वस्तु की चाल नियत हो, या फर्स्ट हेडिंग कर लीजिए जब वस्तु की चाल 0 हो। तो फर्स्ट में है जब वस्तु की चाल शून्य हो, शून्य हो या 0 दोनों की बात है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो अगर जब वस्तु की चाल 0 होगी तब किस प्रकार का ग्राफ बनेगा देखिए। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, बताते हैं कि जब वस्तु की चाल 0 होगी तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये दोनों लाइन तो एक ही तरह की होंगी, वही जैसे पहले बनी थी। ये टाइम का है और ऊपर वाला किसका है डिस्टेंस का। ये ऑरिजिन पॉइंट है, कितना होगा 0। तो अगर जब वस्तु की चाल 0 हो तब ग्राफ बनाना हो तो उसका ग्राफ में जो स्लोप होगी वो इस तरह होगी। देखिए चाल 0 का मतलब क्या होता है सुनिए। चाल 0 का मतलब होता है कि टाइम तो बढ़ रहा हो लेकिन वस्तु जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो रहा हो। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टाइम लगातार बढ़ रहा है। ये लाइन जो है लगातार टाइम की डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन ना तो ऊपर जा रही ना ही नीचे, मतलब डिस्टेंस ना तो घट रही है ना ही बढ़ रही है। तो अगर चाल 0 हो तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पे हम चलते हैं। क्या दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु की चाल नियत हो। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, ये लाइन मिटा देते हैं, बस आपको तो पूरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 0 के स्थान पे क्या लिख देंगे नियत। सर आपका तो इजी है और क्या, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग भी पढ़िए तो आप लोग भी इजी कर लीजिए सब कुछ। ठीक है, तो जब वस्तु की चाल कैसी हो नियत तब ग्राफ कैसे बनेगा। तो नियत का मतलब क्या होता है सुनिए, अब इसमें मेन टॉपिक चलेगा। नियत अगर ग्राफ बनाना हो, आपको नियत चाल का ग्राफ बनाना हो तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा इस प्रकार से। ये हो जाएगा स्लोप। ये क्या है थीटा एंगल, इसमें tan लगा देंगे तो स्लोप हो जाएगा। ये लाइन किसकी है स्पीड की, ये लाइन किसकी है स्पीड। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मार्कर में ही डाल देते हैं क्योंकि शायद इनकी खत्म हो गई है, काम चलेगा। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं इसको। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला जो एंगल आपको लेना है, ये एंगल आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाना है। ये एंगल मत ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेना है। ठीक, चलिए अब किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, इस लाइन के किसी भी स्थान पर अगर एंगल का मान चेंज ना हो रहा हो तो आप ये समझिए कि वस्तु की चाल क्या है नियत। और जो एंगल है वो इस लाइन के किसी भी स्थान पर चेंज हो जा रहा है तो आप समझिए कि चाल परिवर्ती है, चाल नियत
नहीं है। तो इसलिए आप देख ही सकते हैं कि चाहे जहाँ आप देख रहे हैं एंगल कितना है थीटा, अगर इस पॉइंट में एंगल दिखाना हो तो यहाँ पे ऐसे लिख करिए, आप देख सकते हैं कि एंगल वही है जो यहाँ पे ही एंगल वही है, ये देखिए थीटा, यहाँ पे भी एंगल वही। ठीक, तो एंगल हर जगह सेम है, अर्थात एंगल सेम रहेगा तो चाल क्या रहेगी, नियत। अब सुनिए, एंगल अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तब वो ग्राफ संभव नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब स्पीड जो है निगेटिव हो जाएगी। 90 डिग्री से बड़ा होने मतलब स्पीड निगेटिव हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि स्पीड निगेटिव नहीं होती है। तो अगर एंगल का मान बढ़ेगा तो जान लीजिए कि स्पीड बढ़ रही है, एंगल का मान घटेगा तो स्पीड घट रही है। चलिए, तो ये ग्राफ बना लिए होंगे आप। अब अगली कंडीशन पे हम चलते हैं, जब वस्तु की चाल बढ़ रही हो। चलिए, अगली कंडीशन डाल लीजिए, जब वस्तु की चाल बढ़ रही हो। जब वस्तु की चाल बढ़ रही हो, जब वस्तु की चाल क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। थोड़ा हम इंक डाल देते हैं, ये इंक डाल लिए हम। चलिए, तो जब वस्तु की चाल क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तब ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया किसकी लाइन, ये है डिस्टेंस, और ये किसकी लाइन है, ये है टाइम। ये तो सेम चीज है, वही उसी तरह। अब वस्तु की चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। वस्तु की चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा ऐसे। आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल जो है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे एंगल देखिए बढ़ गया होगा, यहाँ पे ये एंगल आपको जहाँ पे ज्ञात करना हो तुरंत ऐसे एक्स एक्सिस कीजिए, और ये एंगल जो होगा वही है। ये देखिए एंगल, ये एंगल जो है इससे बड़ा है, ये वाला जो है इससे बड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एंगल और बढ़ गया, ये आपको दिख रहा होगा। ये एंगल जो है इस वाले एंगल से छोटा है। तो जो एंगल है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब जो स्पीड है, क्या स्पीड, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो जब वस्तु की चाल बढ़ रही हो तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये एंगल आप ये सब मत दिखाइएगा, ये तो समझाने के लिए कर दिए, तो ये बना लीजिए आप, ठीक है, ये वाला दिखा दीजिए। ठीक, अब इसको मत दिखाइए, इतना आपको बनाना है, और समझाने के लिए एंगल हम बना दिए थे। आपको दिख भी रहा होगा कि एंगल जो है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर एंगल लगातार बढ़ेगा, एंगल जो है लगातार बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं, जब वस्तु की चाल घट रही हो। जब वस्तु की चाल क्या हो रही हो, घट रही हो, तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं घट रही हो। ठीक, तो ये लाइन सब वही, सब कुछ वही उसी तरह रहेगा। ये लाइन हम मिटा दिए। अब की बार वस्तु की चाल है वो क्या हो रही है, घट। जब वस्तु की चाल, अच्छा यहाँ मिटेगा, जब वस्तु की चाल घट रही हो तब क्या होगा। तो अगर वस्तु की चाल घट रही है तो एंगल जो है उसका मान भी लगातार क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो लगातार घट रहा है। यहाँ पे एंगल कितना है, ये इतना बड़ा एंगल यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एंगल कितना है, छोटा हो गया, देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, ये और छोटा हो गया, यहाँ पे और छोटा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंगल कहाँ पर लोगे आप, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल लगातार घट रहा है, इसका मतलब चाल क्या हो रही है, घट रही है। फिर एंगल आप लोग मत बनाइएगा,
अब इसको ग्राफ को बना लीजिए। ये क्या हो गया, जब उसकी चाल घट रही हो। अब चलते हैं 2 और कंडीशन लेते हैं इसमें। चलिए, और उसमें संभव और असंभव की बात करें, क्या संभव है क्या असंभव है। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं इस ग्राफ को, और अब बात कर लेते हैं क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। तो अगर एंगल लगातार बढ़ रहा होगा तो स्पीड बढ़ेगी, एंगल घट रहा होगा तो स्पीड घटेगी। चलिए, तो अब आप हेडिंग कर लीजिए, क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है। हेडिंग क्या करेंगे, क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है। क्या दिया हुआ ग्राफ, क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है। चलिए, तो देख लेते हैं कि दिया हुआ ग्राफ संभव है कि नहीं है। ग्राफ कैसा है सुनिए, ग्राफ ये किसकी लाइन है, डिस्टेंस की। ये किसकी लाइन है, डिस्टेंस की। और ये किसकी लाइन है, ये है टाइम की। डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। ठीक, अब इसमें ग्राफ कैसा है, ये साइन। ठीक, ध्यान रखिएगा, ग्राफ अब की बार इस तरह है, जो लाइन है स्लोप जो है वो सीधा गई है, मतलब टाइम के ना इस तरफ जा रही ना इस तरफ, एक्स एक्सिस के ना इस तरफ जा रही ना इस तरफ, सीधा डिस्टेंस कवर कर रही है। बस क्या कवर कर रही है, डिस्टेंस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई वस्तु डिस्टेंस कवर करे और उसको टाइम ना लगे। अगर आपको मान लीजिए अपने घर से कॉलेज जाना है, अपने घर से कॉलेज जाना है, तो आप चाहे जितना स्पीड में चलो, चाहे जितना तेज, चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। किसी घटना को होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अर्थात डिस्टेंस कवर करने में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है। देखिए, ये जो लाइन है ना तो टाइम के इस तरफ जा रही ना ही इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ संभव नहीं है। तो यहाँ लिखिए, दिया हुआ ग्राफ संभव नहीं है। दिया हुआ ग्राफ, दिया हुआ ग्राफ संभव नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। और समझिए एक बात और, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लाइन है ये टाइम के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री एंगल बनाएगी, जिसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप होती है m इक्वल tan थीटा, m इक्वल tan थीटा, तो m इक्वल tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अर्थात जब स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी, स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो उस तरह का ग्राफ संभव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, स्लोप इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड जो है इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि अभी हम स्लोप निकाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो स्लोप क्या ही थी, m इक्वल v, अर्थात v इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। और किसी भी वस्तु की स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती, अर्थात यह ग्राफ संभव नहीं है। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पे, एक और ग्राफ देख लेते हैं कि वाला ग्राफ संभव है कि नहीं है। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं और देखते हैं कि एक और ग्राफ लेते हैं और वो देख लेते हैं कि वो ग्राफ संभव है कि नहीं है। देखिए, फिर वही लाइन, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। ध्यान रखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपकी क्लास में था तो ग्राफ देखते ही क्वेश्चन को टच ही नहीं करता था। पहले ग्राफ से बहुत डर लगता था। ग्राफ जिसमें ना दिया उसको तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता था, लेकिन ग्राफ देखते ही मन एकदम बेकार हो जाता था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सर हमारे ग्राफ पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमको कोचिंग कॉलेज जा ही नहीं रहे थे, तो ग्राफ छूट गया। अब ग्राफ छूट गया तो ग्राफ देखते ही डर लगता था, और फिर धीरे धीरे मेहनत करके ग्राफ आने लगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ग्राफ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, बड़े बड़े एग्जाम्स में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ग्राफ होता है बहुत इजी, बस समझना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। चलिए, तो ये डिस्टेंस की लाइन हो गई, और ये किसकी लाइन हो गई? टाइम की। चलिए, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। अब की बार ग्राफ कैसा है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब की बार ग्राफ हम ले लेते हैं इस तरह, ये बस दो ही करिए। चलिए, अब आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या इस तरह का ग्राफ संभव है, तो देखिए, फिर आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है, मान लिए ऊपर जा रही है, ये लाइन जो है ये ऐसे जा रही है, ऐसे, हाँ तो ठीक है, लेकिन ये लाइन नीचे भी आ रही है। नीचे आने का मतलब, अगर वाई एक्सिस को हम जो डिस्टेंस है उसको और नीचे करें तो ये डिस्टेंस नीचे की तरफ क्या है? निगेटिव, ध्यान रखिएगा। ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है, मतलब जो वस्तु है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो वस्तु है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वस्तु है वह निगेटिव में जा रही है, मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या है? निगेटिव। और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई पूछे डिस्टेंस कितनी है, तो ये इस पॉइंट पे डिस्टेंस इतनी है, ऑरिजिन पॉइंट ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं होती है, अर्थात यह ग्राफ संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे इम्पॉसिबल, यह ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ पे, उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। हेडिंग कर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे बोलते हैं एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ देखें तो ये लाइन क्या दिखाती है? टाइम। सब ग्राफ में ये लाइन क्या दिखाएगी? टाइम। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, जिसे दिखाते हैं एस से, ठीक है। यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, अब अगर देखें तो ये जो है ये लाइन, ये क्या कहलाती है? स्लोप। क्या कहलाएगी? स्लोप। और ये जो स्लोप है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है उसको हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑरिजिन पॉइंट है ना, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं S1 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं कितना? S2। शुरुआत में टाइम क्या मान लिए हम? T1, और इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम कितना है? T2। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो m इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m इक्वल क्या हो जाए? y2 मतलब s2 माइनस y1 मतलब s1 अपान x2 मतलब t2 माइनस यहाँ पे x1 मतलब t1। m इक्वल क्या हो जाएगा? f2 माइनस s1 मतलब क्या? विस्थापन में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा s अपान T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T। अब आप जानते हैं डेल्टा S अपान डेल्टा T मतलब विस्थापन में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग। अर्थात हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? वेलोसिटी। क्या प्राप्त होगा? वेलोसिटी। अर्थात m इक्वल क्या हो गया? v।
tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, v। ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या ऑब्टेन हुआ, वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस स्लोप के हर जगह एंगल जो है सेम है। यहाँ पे देखिए तो एंगल थीटा, अगर यहाँ पे हम देखें तो एंगल वही क्या, थीटा। यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे लाइन खींचिए, ये एंगल देखिए थीटा। ठीक, तो हर जगह एंगल सेम है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, जब जो ये कंडीशन है ये क्या कहलाएगा, जब वस्तु का वेग नियत हो। तो इसमें हेडिंग कर लीजिएगा या ग्राफ में ही लिख लीजिएगा, जब वस्तु का वेग नियत हो। जब वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो। नियत हो मतलब कांस्टेंट हो। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। उसमें क्या रहेगा, जब वस्तु का वेग 0 हो। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखेंगे जब वस्तु का वेग क्या हो, 0। जब वस्तु का वेग 0 हो, तो अगर वस्तु का वेग 0 रहेगा तो फ्लोप क्या होगी, फ्लोप क्या होगी, 0। फ्लोप का मान क्या हो जाएगा, 0। एंगल भी क्या होगा, 0। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अब की बार जो वेग है वो क्या है, 0। अर्थात जो फ्लोप रहेगी वो ऐसे होगी। आप देख ही सकते हैं कि जो एंगल लिया जाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाता है, मतलब ये यहाँ से। और ये जो लाइन है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा, 0। तो ये ग्राफ किसका हो गया, जब वस्तु का वेग 0। ये क्या है, ऑरिजिन पॉइंट 0,0। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। चलिए, जब वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, ये तो अगली हेडिंग हम लोग कर लिए, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। तो अगर ग्राफ बनाए हम लोग तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़ रहा है, इसका मतलब जो स्लोप है वो बढ़ेगी, एंगल भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ये। ठीक, आप देख रहे हैं लगातार एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे एंगल इतना है, ये। ठीक, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, बड़ा हो गया, इसको मान लेते हैं θ1। यहाँ पे एंगल और बड़ा हो गया, ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं θ2। यहाँ पे एंगल और बड़ा हो गया, ठीक, θ3। तो एंगल लगातार बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया, जब वस्तु का वेग जो है बढ़ रहा हो। अब अगले चलते हैं, जब वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो। तो हेडिंग कर लीजिए, जब वस्तु का वेग घट रहा हो। जब वस्तु का वेग घट रहा हो, अब घट रहा है अगर वेग, तो जो एंगल है वो भी लगातार क्या होगा, घटेगा, स्लोप भी घटेगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए ये देखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल जो है ये कुछ रंग हो गया, हर जगह थोड़ा थोड़ा होना चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एंगल आप देख रहे हैं इतना है, यहाँ पे एंगल देख रहे हैं कि कम हो गया, यहाँ पे एंगल और कम हो गया, यहाँ पे एंगल और कम हो गया।
एंगल लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब वक्त की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, लगातार घट रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये ग्राफ हो गया। अब चलते हैं पॉसिबल और इम्पॉसिबल पर। कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। चलिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं और देख लेते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। तो हेडिंग कर लीजिए, क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है। आप लोग लीजिए, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हाँ, तो हेडिंग करेंगे, क्या दिया हुआ ग्राफ पॉसिबल है, संभव है। चलिए, तो ग्राफ हम देते हैं आपको। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। चलिए, तो ग्राफ अब की बार है ये, जैसे पिछले में था उसी तरह इसमें भी है। तो आप जैसे पिछले में पता किए थे उसी तरह इसमें भी है। क्या कि देख सकते हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ था तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया था, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। ये देखिए इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है। टाइम जो है वो बढ़ नहीं रहा है, ना ही घट रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी वस्तु का विस्थापन हो, कोई वस्तु मोशन में हो, लेकिन टाइम ना लगे। भाई वेग हो, अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा ना। और यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह ग्राफ संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यह ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं है। चलिए, हम देख लेते हैं, जब वस्तु का वेग जब मतलब ये तो पॉसिबल इम्पॉसिबल ही देख रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं और एक ग्राफ और लेते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल वाला। एक ग्राफ पॉसिबल इम्पॉसिबल का और ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, टाइम। तो अब की बार ग्राफ है ये। तो अगर कोई कहे कि क्या यह ग्राफ संभव है, तो देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट को नीचे दिखाएं हम निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया, और ये लाइन नीचे आई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, निगेटिव। और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, जबकि जो डिस्टेंस था वो निगेटिव नहीं हो सकती थी। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ संभव नहीं था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ संभव है। तो यहाँ आप लिखोगे कि यह ग्राफ संभव है, यह ग्राफ संभव है। ठीक, और अब हम चलते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। चलिए, इसको संभव लिख देते हैं। तो अब हेडिंग कर लेते हैं, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हेडिंग कर लीजिए आप लोग भी, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हेडिंग कर लेते हैं हम, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम बात करेंगे स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है।
चलिए सुनिए, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एक साथ ही कराएंगे। तो इसके लिए ये जानिए आप कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ग्राफ जो है हर कंडीशन में सेम होगा, सिवाय एक कंडीशन को छोड़ करके। और एक कंडीशन में जो है स्पीड या वेलोसिटी दोनों का ग्राफ अलग होगा, नहीं तो सब में सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो पहले हम यहाँ पे दो लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया, जैसे कि हम हर ग्राफ में ड्रा करते हैं। ये किसकी लाइन है? टाइम की। और ये किसकी लाइन हो जाएगी? स्पीड या वेलोसिटी, चाहे जो कर लिखिए आप। ठीक, चलिए और ये हो गई इसकी स्लोप। ये जो लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ये हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? थीटा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन है अर्थात स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देती है? तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है m इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मतलब ऑरिजिन पॉइंट पे, ये क्या है? मूल बिंदु। तो ऑरिजिन पॉइंट पे हम स्पीड मान लेते हैं v1 और यहाँ मान लेते हैं v2। कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ चाहे लीजिए। और यहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट में टाइम मान लेते हैं कितना है? t1। और मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कितना है? t2। तो लगाइए फार्मूला, m इज इक्वल y2 माइनस मतलब v2 माइनस v1। ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान x2 माइनस x1 मतलब t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब यहाँ पे देखें तो m इज इक्वल हो जाएगा v2 माइनस v1 मतलब क्या है? चाल में परिवर्तन। और चाल में परिवर्तन क्या लिखते हैं? डेल्टा v। और t2 माइनस t1 मतलब समयांतराल, समयांतराल मतलब डेल्टा t। अब आप जानते हैं कि चाल में परिवर्तन बड़ा समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और वेग में परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल क्या हो जाएगा? a। अर्थात स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन। क्या देती है? एक्सेलरेशन, त्वरण। और इसको भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं m इज इक्वल a इज इक्वल tan थीटा, क्योंकि m इक्वल क्या होता है? tan थीटा। अर्थात a इज इक्वल tan थीटा भी हो जाएगा किसके लिए? स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। किसके लिए? स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन है ये मुड़ नहीं रही है, सीधा जा रही है। कुछ एक्स एक्सिस में जा रही है, कुछ इस वाई में, कुछ इस टाइम में, कुछ स्पीड में। इसका मतलब जो वस्तु का, जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किस कंडीशन के लिए हो गया? जब वस्तु का त्वरण नियत हो। तो ये ग्राफ जब बनाइएगा तो इसमें लिख दीजिएगा कि जब वस्तु का त्वरण नियत हो। जब वस्तु का त्वरण नियत हो। जब वस्तु का त्वरण नियत हो मतलब कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और बनाते हैं कि जब वस्तु का त्वरण 0 होगा, जब वस्तु की त्वरण 0 होगा तब ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ। तो हेडिंग कर लीजिए, जब वस्तु का त्वरण 0 हो। त्वरण 0 होने का मतलब क्या होगा? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी उसका मान क्या आ जाएगा? 0। ध्यान रखिएगा, अर्थात एंगल 0 होगा। चलिए तो यहाँ हेडिंग कर लीजिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जब त्वरण 0 हो। जब त्वरण 0 हो। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया किसका लाइन? स्पीड की लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? स्पीड। और ये लाइन की इसकी हो गई टाइम की, स्पीड टाइम। चलिए और ये हो गई इसकी, सॉरी, अब की बार तो त्वरण को 0 करना है। त्वरण को 0 करना मतलब एंगल 0 करना है। तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। देखिए ये आप देख रहे हैं कि जो त्वरण, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस में है। और जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी,
समांतर होंगी, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो एंगल कितना बनेगा? 0। एंगल 0 तो स्लोप 0, स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, ध्यान रखिएगा। तो इसका ग्राफ ही हो जाएगा, ये ऑरिजिन पॉइंट है 0,0। ठीक है, चलिए थोड़ा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कम चल रहा है। ये देखते हैं ये क्या चलता है नहीं चलता है। चलिए तो अगली हेडिंग करेंगे जब त्वरण बढ़ रहा हो, और फिर देखेंगे जब त्वरण घट रहा हो। तो इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं कि जब त्वरण बढ़ रहा होगा तब ग्राफ कैसा होगा। जब त्वरण बढ़ रहा हो तब ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, चलिए जब त्वरण बढ़ रहा हो, क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। चलिए तो बढ़ रहा हो अगर त्वरण, तो उसके लिए ग्राफ कैसे होगा? पहले 2 लाइन खींचिए साए साए करके। ये हो गया क्या? टाइम। और ये क्या हो गया? स्पीड। स्पीड टाइम। ठीक है, अब त्वरण बढ़ रहा है मतलब एंगल लगातार बढ़ेगा, जो स्लोप होगी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये ठीक आप देख रहे हैं कि एंगल लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। एंगल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये यहाँ पे देखिए एंगल इतना है, यहाँ पे देखेंगे तो अगर एंगल निकालना हो तो ऐसे लाइन खींचिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ये एंगल बढ़ गया है, ये देखिए। यहाँ पे एंगल और बढ़ गया, ये देखिए। ठीक है, आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ है? जब वस्तु का त्वरण बढ़ रहा हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जो थीटा उटा बना हुआ है। अब आप इसको छाप लीजिए। ठीक, समझने के लिए आप भी बार बार थीटा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जब वस्तु का त्वरण घट रहा हो, तो ये लाइन मिटा देते हैं बस। अब आपको तो पूरा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, मतलब हम फायदे में थे। हम किसमें हैं? फायदे में। हम तो हमेशा फायदे में रहेंगे। चलिए तो जब वस्तु का त्वरण क्या हो रहा हो? घट रहा हो। जब वस्तु का त्वरण घट रहा हो, तो अगर वस्तु का त्वरण घटेगा तब ग्राफ कैसे बनेगा? सुनिए, चलिए तो वस्तु का त्वरण घटेगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे एंगल देखिए ये इतना है, यहाँ पे एंगल देखना हो तो ऐसे लाइन खींचिए, देखिए छोटा हो गया एंगल। ये यहाँ पे एंगल देखना हो तो ऐसे लाइन खींच, देखा और छोटा हो गया। ठीक, मतलब एंगल लगातार घटता जाएगा तो त्वरण जो है वो लगातार घटता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया जब त्वरण घट रहा हो। अब चलते हैं संभव असंभव पे, पॉसिबल और इम्पॉसिबल पे। 2 कंडीशन को देख लेते हैं इकट्ठे से। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो ये लाइन मिटाएं क्या केवल? चलिए ठीक है, तो ये लाइन मिटा देते हैं। आप पूरा ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो अब हेडिंग कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है? क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है? क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है? चलिए सुनिए, तो इसके लिए क्या करेंगे सुनिए ध्यान से। ग्राफ अब की बार ये है, ये ठीक। तो आप देख रहे हैं कि चाल है, ये स्पीड यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ इसी में 2 कंडीशन बनेंगे। ये ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। अब आप देख रहे हैं जो ये लाइन है ये नीचे आ रही है। नीचे आने का मतलब ये स्पीड जो है नीचे अगर आएगी ये है, तो नीचे की ओर क्या होगा? निगेटिव। ऑरिजिन पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन पॉइंट के नीचे निगेटिव, वाई डायरेक्शन में। एक्स में भी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अर्थात स्पीड जो है ये निगेटिव हो रही है, नीचे लाइन आ रही है। अब आप जानते हैं कि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए ये जो ग्राफ है ये संभव नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे
कि दिया हुआ ग्राफ संभव नहीं है। और खट से आप इसी तरह दूसरा ग्राफ बनाइए, और दूसरा ग्राफ बनाने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। यहाँ पे लिखिए वेलोसिटी, ठीक है। और अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ संभव है कि नहीं, तो इसका आंसर है कि संभव है। क्यों? क्योंकि ये लाइन नीचे आई, मतलब वेलोसिटी क्या हुई, निगेटिव हुई। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकती है, ठीक। तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ संभव है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ संभव नहीं है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना दूसरा ग्राफ और देखते हैं कि उसमें वो वाला ग्राफ संभव है कि नहीं है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे अब की बार वेलोसिटी ही लिखा रहने देते हैं, बस इसी कंडीशन पे स्पीड वेलोसिटी अलग अलग है, बाकी सब में सेम है, ठीक है। चलिए, तो अब दूसरा जो ग्राफ है उसमें देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, देखिए ये लाइन हो गई, ठीक। अब देखिए जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, 90। कितना एंगल बना रही है, 90। तो स्लोप क्या हो जाएगी, एम इज इक्वल होता है tan थीटा। ध्यान रखिएगा, एंगल की बात हो लगाइए एम इक्वल tan थीटा। तो एम इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan 90 वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अर्थात वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब आप जानते हैं किसी भी वस्तु का एक्सेलरेशन इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है, ठीक। इसलिए जो ग्राफ है संभव नहीं है। मतलब इस तरह का जो ग्राफ है वो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, इस प्रकार का ग्राफ किसी में भी संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा। और थोड़ा अगर फीलिंग लेना हो आपको, देखिए सुनिए, आप देख रहे हैं कि ये लाइन सीधे ऊपर जा रही है, मतलब इस वेलोसिटी बढ़ रही लगातार, लेकिन टाइम की तरफ ये नहीं जा रही, ना तो इधर आ रही ना तो इधर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कुछ भी टाइम लगे, थोड़ा भी टाइम लगे, वेलोसिटी बढ़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही। अगर आप छोटे से बड़े हो रहे हो, कोई पौधा है छोटा बड़ा होगा तो टाइम तो लगेगा ही ना। कोई भी घटना होने में टाइम जरूर लगेगा, और यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ संभव नहीं है, ठीक। चलिए, अब हम थोड़ा एक टॉपिक बच गया इस चैप्टर का, रिएक्शन टाइम, और उसको भी देख लेते हैं, और फिर इस चैप्टर की थ्योरी क्या हो जाएगी समाप्त, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसमें, न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन टाइम पे। रिएक्शन टाइम की हिंदी क्या होती है, प्रतिक्रिया काल। रिएक्शन टाइम की हिंदी होती है प्रतिक्रिया काल। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए, प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। और इसकी हम अब फीलिंग देने जा रहे हैं, किसकी, रिएक्शन टाइम की। रिएक्शन टाइम की आपको क्या देंगे हम, फीलिंग की, कैसे ये होता है। हेडिंग कर लीजिए, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम हिंदी क्या होती है, प्रतिक्रिया काल। आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्या, प्रतिक्रिया काल। चलिए, अब प्रतिक्रिया काल होता क्या, सुनिए। अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात, तो हम ये कह सकते हैं कि सुनिए, मशीनों का प्रतिक्रिया काल जो होता है वो नियत होता है। जो आप मशीन जिस तरह बना देंगे उसी तरह उसका प्रतिक्रिया काल हो जाएगा, ठीक। चलिए सुनिए, अगर हम मनुष्य की बात करें तो अलग अलग मनुष्य का प्रतिक्रिया काल अलग अलग हो सकता है, या होता भी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कैसे, सुनिए। अगर आप जा रहे हैं सड़क पे, बाइक से या स्कूटी से जा रहे हैं, साइकिल से ही जा रहे हैं, तो आपके पास साइकिल नहीं होगी तो अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और मान लीजिए रास्ते में कोई मिल गया, बीच सड़क पे कोई खड़ा है और अचानक खड़ा हो गया, अब आपको मान लो बाइक रोकना है, तो आप क्या करेंगे, जिसका रिएक्शन टाइम तेज है वो तुरंत सोच खट ब्रेक मारेगा,
और जिसका रिएक्शन टाइम कम है वो क्या करेगा, वो हड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ा गया, हड़बड़ा जाने मतलब क्या हुआ, रिएक्शन टाइम उसका कम है, सॉरी रिएक्शन टाइम ज्यादा है। रिएक्शन टाइम ज्यादा मतलब किसी घटना को देखा और उसके अनुरूप क्रिया करने की क्षमता जो है वो उसकी कम है। अगर कोई व्यक्ति कोई सड़क पे वस्तु देखता है और वस्तु को देखने के बाद अपनी बाइक में ब्रेक जो है बहुत देरी से लगाता है, जबकि वो जानता था पहले से ही कि कोई वस्तु सामने आ जाए ब्रेक लगाओ, लेकिन वह ब्रेक लगाने के लिए टाइम लेता है, मतलब कुछ समय बाद टाइम ब्रेक लगाता है। उसको उसका माइंड मतलब आप कह सकते हैं काम ही नहीं करता है, कुछ देर बाद काम करता है। तो जितने देर बाद वह ब्रेक लगाना शुरू करता है वही उसका क्या हो गया, रिएक्शन टाइम। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं जो किताबों में दिया रहता है, सुनिएगा। मान लिए दो मित्र हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दो लोग चाहिए, ठीक। तो दो मित्र हैं और एक मित्र जो है अपना रिएक्शन टाइम मालूम करना चाहता है कि हमारा रिएक्शन टाइम कितना है। तो दूसरे मित्र को बोलेगा ऐसा मार्कर लो, ऐसा कोई भी चीज ले लीजिए, तो मार्कर लेना है, सुनिएगा, मार्कर लेना है। मार्कर को ऐसे पकड़ा है एक मित्र और दूसरा मित्र से बोल रहा है कि जैसे मार्कर छोड़ेंगे जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ लेना। ये नहीं बता रहा है कितने टाइम में छोड़ूंगा, कितने बज कितने सेकंड पे, बोल रहा है आप देखना और देखने के बाद मार्कर जैसे ही मैं छोड़ूंगा तुरंत पकड़ लेना, और छोड़ने के जितने समय पश्चात तुम मार्कर पकड़ोगे वही उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम। किसका, जो मार्कर को पकड़ेगा बाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मार्कर छोड़ेगा तो जो छोड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और देखिए ऐसे छोड़ा और ऐसे कटर पकड़ लेगा, भाई तो हम बहुत जल्दी पकड़ लिए क्योंकि हम जानते हैं हम छोड़ रहे हैं तो हम कटर पकड़ लिए, इसीलिए बोल रहा ना 2 लोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ वह छोड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और जिस समय व्यक्ति जो मित्र था वो पकड़ा उस समय मार्कर वेलोसिटी कितनी थी, मान लेते हैं गिर भी गया। देख लीजिए हमारा भी रिएक्शन टाइम कमजोर है, ठीक। चलिए तो यहाँ सुनिएगा, तो यहाँ छोड़ने के बाद दोस्त जो है उसका जितने समय में पकड़ेगा वही उसका क्या है, रिएक्शन टाइम। समझ आ गया। तो अब इसकी लिख देते हैं डिफिनीशन। किसी व्यक्ति के किसी घटना को देखने, किसी घटना को देखने तथा उसके अनुरूप, इसके अनुरूप, घटना के अनुरूप, उसके अनुरूप अनुक्रिया, उसके अनुरूप अनुक्रिया करने में लगे समयांतराल को, अनुक्रिया करने में लगे समयांतराल को, लगे समयांतराल को, या समय को भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया काल कहते हैं, उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया काल कहते हैं, प्रतिक्रिया काल कहते हैं, प्रतिक्रिया काल कहते, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति कोई घटना देखता है और उसके अनुरूप वह क्रिया जितने समय पश्चात करना शुरू करता है उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम।
और किसी घटना के देखने के जितना जल्दी कोई व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है उसके अनुरूप, वही व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस होता है। कोई भी घटना, कोई पोजीशन देखिए आप, तो उसके अनुरूप तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे इस समय लोग, बच्चे जो हैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन टीचिंग करता होगा, ऑनलाइन रीडिंग करता होगा, पढ़ाई करता होगा एफटीडी, वो तो आगे बढ़ जाएगा। और जो ऑनलाइन रीडिंग नहीं करेगा, ऑनलाइन एफटीडी नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? पीछे। वो तो जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसको बहुत कुछ आ जाएगा, और जो ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा उसको कुछ नहीं आएगा। वो स्कूल कोचिंग खुलने का इंतजार करता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब इसके लिए एक हम सूत्र बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि आप ले लीजिएगा, माना दो मित्र हैं, एक मित्र अपने हाथ में कोई वस्तु लिया है और वह उस वस्तु को छोड़ता है, और छोड़ने के बाद दूसरा मित्र उसको पकड़ता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब सुनिए, जब वस्तु को पकड़ा था व्यक्ति ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। इसकी वस्तु की, ध्यान रखिएगा, वस्तु की वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? u इक्वल 0। और फाइनल वेलोसिटी क्या हम मान ले रहे हैं? मान लेते हैं v, जो हम हमेशा मानते आए हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। ठीक है, चलिए आप सुनिए, हम मान लेते हैं जब एक मित्र वस्तु को छोड़ा, तो वस्तु के f डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरा मित्र वस्तु को पकड़ लेता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इक्वल क्या हम मान ले रहे हैं? s। ठीक, अब सुनिए, और हम मान लेते हैं वस्तु जो है, जब वस्तु को छोड़ा गया तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है? a। कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। ठीक है, चलिए, तो एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? त्वरण। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होगा? त्वरण। इसकी हिंदी क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, वस्तु के द्वारा, पिंड के द्वारा तय की गई दूरी। एक्सेलरेशन कितना हो गया? a। तो लगा दीजिए फार्मूला। कौन सा लगाएंगे? गति का समीकरण, क्योंकि अगर आपका वस्तु में एक्सेलरेशन है तो गति का समीकरण आप यूज कर सकते हैं, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। चलिए, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या? ये नहीं ठीक रहेगा। चलिए, आपको टाइम निकालना है ना, टाइम इसमें है ही नहीं, इसमें लगाइए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन चलते हैं। ये इक्वल क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, चलिए, तो आपको निकालना क्या है? t। f तो ऐसे ही है, u तो u ही है, u तो 0 है इसलिए, और a तो यही है। चलिए देख लीजिए, जो दिया यहाँ पे लिख दीजिए। तो डिस्टेंस तो ऐसे ही है, u का मान 0 है, तो u 0, तो t को भी लेकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ t का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2s अपान a, अंडर रूट 2s अपान a। ये किसका फार्मूला हो गया? रिएक्शन टाइम। कई किताबों में ये फार्मूला इसका दिया रहता है, t इज इक्वल अंडर रूट 2d बाई a। जैसे जो एक्सीलेंट की बुक है उसमें ये फार्मूला इसी तरह दिया गया है, t इज इक्वल अंडर रूट 2d बाई a। मतलब डिस्टेंस को क्या मान लिया गया है? d। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।